हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट हाउस। आगामी बिहार दुर्गा भर्ती 2023 के लिए यह चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है। यह आपको ई दृष्टि, लूसेंट, घटना चक्र जो कि बिहार दुर्गा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, को चैप्टर वाइज कवर करने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में बेसिक बातें जानें। तो कार्बन अधात्विक तत्व है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 14 का और आवर्त 2 में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने। कब दिया? 1913 ईस्वी में। कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है। सभी जीव संरचनाएं कार्बन आधारित होती है। भूपटटी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% ही कार्बन उपस्थित है, लेकिन वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन के आवंटन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। इसका मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, जो कि किसी अन्य को दे सकता है, उससे ले सकता है, और दोनों के आपसी सहयोग से कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हम लोग समझ गए कि कोवैलेंट किसे कहते हैं। नहीं समझे तो फिर से समझते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इस कार्बन के 4 परमाणु से अष्टक अपना पूरा कर लेता है, और ये भी कार्बन इस कार्बन के 4 परमाणु को लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और इसे ही, ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है, इसे ही हम लोग सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं। चलिए हम लोग समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, परंतु इसका अंतर्वार्निक बल बहुत कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अपवाद स्वरूप हम लोग ग्रेफाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन के अपरूप प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, जिनमें उसके परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर अंतर होता है। इन विविध रूपों को कार्बन के अपरूप कहते हैं, और कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा के बारे में हम लोग जानें तो हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे 3 डायमेंशनल संरचना बनती है, और उसके कारण यह बहुत अधिक कठोर होता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो हीरा है। और यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होते हैं, सभी इंगेज होते हैं दूसरे कार्बन परमाणु के साथ। हीरे का उपयोग चट्टानों का ड्रिलिंग, मतलब बड़े बड़े चट्टानों को ड्रिलिंग काटने में होता है, और कांच को भी काटने में होता है। कांच काटने में हालांकि एचएफ का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि पिछले कई वर्षों में दरोगा का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछा भी गया है। आगे है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट रासायनिक रूप से हीरे के समान ही होती है, परंतु इसके संरचना कुछ अलग होती है। जहां हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, वहीं ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 ही परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, और इसलिए इसका शेप षटकोणीय बनता है, और यह द्विआबंधी बनता है। षटकोणीय कार्बन के परतों के बीच वान डेर वाल्स फोर्स लगता है, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती है। मान लीजिए ये ग्रेफाइट का हम लोग शेप बना है, तो ये एक लेयर बनाती है, ये दूसरा लेयर बनाती है, और इसके बीच में 6 वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है। और ये बहुत ही कम फोर्स जो है, ये बहुत ही मतलब ये कम क्रियाशील होता है, इसलिए ये परत और ये परत एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। और ग्रेफाइट के इसी गुण के कारण ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट ताप का बढ़िया चालक है और विद्युत का बढ़िया सुचालक है। यह अभिक्रियाशील भी कम है, इसकी क्रियाशीलता भी बहुत कम है, इसलिए इसका प्रयोग क्रूसिबल में किया जाता है। अब क्रूसिबल क्या होता है, तो आगे हम लोग इसको समझते हैं। ये यहाँ पे क्रूसिबल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो क्रूसिबल होता है, जैसे कि हम लोग लैब सब में जाते होंगे, लैब में देखते होंगे कि बहुत सारे बर्तन बने हुए होते हैं, जो कि उसमें कोई भी तत्व उसमें रख देने से वो अभिक्रियाशील, जैसे सोडियम भी रख देने से वो अभिक्रियाशील नहीं दिखाता है।
ये क्रूसिबल ही होते हैं। क्रूसिबल मतलब कि एक तरह से प्रयोगशाला वाले बर्तन को हम लोग क्रूसिबल के सहारे ही बनाते हैं और क्रूसिबल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फुलेरिन। फुलेरिन कार्बन अप्रूव का एक वर्ग है जिसमें C20, C32, C50, C60, C70, C84 अणु वाले कार्बन अप्रूव होते हैं, जिसमें कि सबसे अगर अस्थायी होते हैं तो वो C60 है और जिसे कि हम लोग बकमिस्टर फुलेरिन का नाम भी दिए हुए हैं। C60 कार्बन का अत्यधिक क्रियाशील रूप होता है। C60 की अभिक्रियाशीलता मुख्यतः C डबल बॉन्ड C की असमतलीयता के कारण ही होती है। आगे है कार्बनिक यौगिक। कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। मूल रूप में इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था। शुरू में यह समझा जाता था कि ये यौगिक केवल सजीवों से ही निर्मित हो सकते हैं, परंतु 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर उपयुक्त धारणा को असत्य साबित कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया किसने बनाया, तो आंसर है फ्रेडरिक वोहलर। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया, तो फ्रेडरिक वोहलर ने। यूरिया का निर्माण किससे किया, तो अमोनियम साइनाइड से किया। नेक्स्ट है सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन सभी बंध एकल बंध से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेथेन, इथेन, प्रोपेन। इसको हम लोग समझते हैं कि एक होता है सेचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड में कार्बन और दूसरा कार्बन परमाणु दोनों परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि हम लोग मीथेन को ले लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। C यहाँ रहता है, H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और दूसरा चौथा H यहाँ पे। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहने के कारण ये संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये एल्केन समूह से आते हैं और एल्केन हम लोग पढ़े हुए हैं कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n। ये समूह के जितने भी तत्व होंगे, जितने भी यौगिक होंगे, वो सभी संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और CnH2n और CnH2n+2 जो कि एल्किन और एल्काइन कहलाते हैं, ये सभी जो है असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। हम लोग फिर से समझ लें, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो वो संतृप्त यौगिक, और कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड रहा या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, मतलब कि असंतृप्त यौगिक। आप लोग हमें बताएंगे कि एल्केन समूह जो है ये किस संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त यौगिक है, और एल्किन और एल्काइन ये दोनों जो है ये असंतृप्त यौगिक है या संतृप्त यौगिक। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है कि सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त, शाखाओं वाली हो गई, तो ये दोनों श्रृंखलाओं के अतिरिक्त यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। कभी कभी कार्बन के परमाणु वलय रिंग के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसको कि हम लोग एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। जिसको हम लोग एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। मतलब क्या, कार्बन श्रृंखला अगर सीधी है और अगर शाखाओं वाली है, इसके अतिरिक्त कार्बन परमाणु, कार्बन की श्रृंखला वलय के आकार में भी होती है। वलय के आकार में रहेगी तो उसको हम लोग एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। एरोमेटिक कार्बन का एग्जाम्पल हो गया साइक्लोहेक्सेन, एक हो गया साइक्लोहेक्सेन और दूसरा होता है ट्राइनाइट्रोटाइलून। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में विषम परमाणु के किसी समूह रूप में या इस तरह से व्यवस्थित हो जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता हो, इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगता है, जैसे कि हेलो ग्रुप के साथ आता है क्लोरीन, ब्रोमीन। जितने भी हेलोजन फैमिली है पीरियोडिक टेबल में, वो सब हेलो फंक्शनल ग्रुप के साथ आ जाते हैं। अल्कोहल में OH लगा है। अल्कोहल में अगर आप अल्कोहल इंग्लिश में लिखिएगा AlCOHAL, अल्कोहल में भी OH आता है,
OH लगा हुआ रहे तो हम लोग अल्कोहल समूह से उसको रिलेट करेंगे। एल्डिहाइड में COH लगा रहता है, कीटोन में CO लगा रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है संकलन अभिक्रिया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने इसे कवर नहीं करवाया। आप लोग को ये PDF तो है, इसे आप पॉज करके देख लेंगे उसको। आगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोला निकेल तथा पैलेडियम, निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये है, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जो भी होगी के बीच, वहाँ हम लोग समझ जाएंगे ये असंतृप्त कार्बन है, बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ बोला निकेल था पैलेडियम जैसे कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, वैसी अभिक्रिया जिसमें कि निकेल और पैलेडियम कैटेलिस्ट के तौर पर उपस्थित हो और हाइड्रोजन जोड़कर हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, उसको हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना, किसकी उपस्थिति में, कौन सा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, निकेल और पैलेडियम, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना। जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है, ये असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग यहाँ आंसर देखें निकेल का। यह कौन सा अभिक्रिया है, यह संकलन अभिक्रिया है। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में समझेंगे, जैसे कि मीथेन। मीथेन के बारे में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग पढ़े हुए पहले से भी हैं कि धान के खेत में मीथेन निकलता है, कारखानाओं में मतलब कोयला फैक्ट्री में मीथेन निकलता है। मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका रोल है। यह मुख्य अब इसका प्राकृतिक गैस है और बायोगैस, मतलब प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है और बायोगैस में मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है। कोयले की खान से मीथेन गैस निकलता है, धान की खेत से मीथेन गैस निकलता है, और कोयले की खान से जो मीथेन गैस निकलता है वो हवा के साथ संपर्क में मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, और ऐसे और मीथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। अगर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भविष्य में पूछा भी जा सकता है कि फायर डैम्प जो है यह किसे कहते हैं, तो यह मीथेन को कहते हैं। हम लोगों ने इसे पहले ही देख लिया कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो मानवीय क्रियाकलापों में भी उत्पन्न होती है, जैसे धान के खेतों में, पशुपालन में मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन भी कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। यह एक हरित गृह कार्बनिक यौगिक है। इसका भी रोल जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस गैस के उपयोग को सीमित करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस के बारे में हम लोग समझेंगे कि मस्टर्ड गैस एक तरह से जहरीला गैस, और इसको मस्टर्ड गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सरसों के तरह जैसे होती है, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। यह जहरीला गैस है जो त्वचा पर फफोले डाल देती है। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। मतलब ब्रिटेन पर जर्मनी की सेना द्वारा जो है ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, और ये त्वचा पर फफोले डाल देती है। नेक्स्ट है ल्यूसाइट। ल्यूसाइट भी मस्टर्ड गैस की तरह ही है। यह भी फफोले, मतलब आंखों पर फफोले उत्पन्न करता है, त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। यह रासायनिक हथियार है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूज हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा यौगिक यूज हुआ था,
ये हुआ था मस्टर्ड गैस और दूसरे में ल्यूसाइट। नेक्स्ट है अश्रु गैस, टीयर गैस। टीयर गैस को हम लोग सामान्य भाषा में ये बोल देते हैं कि आंसू वाली गैस। यह एक अविषैली गैस है जो आंखों में, नासिक आदि में जलन उत्पन्न करता है। और अश्रु गैस का प्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व में 2 गैसों का यूज किया गया था, एक अश्रु गैस का और दूसरा मस्टर्ड गैस का। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन वाष्पशील एवं गाढ़ा द्रव है जिसकी वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन में सामान्य निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म को कैसे रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जिन बनाती है, इसलिए इस रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म अगर प्रकाश दे दिया जाए तो यह फॉस्जिन बन जाएगी, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में अंधेरे में रखा जाता है। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, इसे ट्राइडोमीथेन नाम से भी जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। विद्युत कारण लगी आग की मुख्यतः CCl4 द्वारा ही बुझाते हैं। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड दे करके आग को बुझाते हैं, क्योंकि यह बहुत भारी गैस है जो कि नीचे वायु से भारी होती है, जो कि नीचे नीचे ही जाती है, तो हम लोग इसको विद्युत से लगी शॉक में। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड एक विषैली गैस है जिसका रिसाव भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। कीटनाशकों के निर्माण में यह मध्यवर्ती रसायन। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथिल अल्कोहल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह सभी अल्कोहली पदार्थों का महत्वपूर्ण अव्यय है। इसके अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप में, टॉनिक में आदि औषधियों में होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानें। अल्फ्रेड नोबेल ने ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को सार्बेंट पर अवशोषित व अस्थायीकृत कर डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाया। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल भी कहा जाता है। ग्लिसरीन से ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनता है, जो कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है। इसको किसने बनाया? अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया। ग्लिसरॉल का उपयोग मॉइस्चराइजर इत्यादि के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। हम लोग जो बॉडी लोशन सब लगाते हैं उसमें ग्लिसरॉल रहता है। विभिन्न विस्फोटकों जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनाना हो या डायनामाइट बनाना हो, हम लोग किससे बनाते हैं? ग्लिसरॉल से बनाते हैं। और ग्लिसरॉल का उपयोग मॉइस्चराइजर इत्यादि के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल तो हम लोग को पता है कि लाल चींटियों में, बिच्छू में, मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर एसीटोन आदि बनाने में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से बिल्लो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम को हम लोग समझ ले, ये एक तरह से चीनी है। कौन सा चीनी है? कृत्रिम चीनी है, मानव द्वारा निर्मित चीनी है। वो चीनी की तुलना में यह 200 गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। एस्पर्टेम में बहुत ही कम मात्रा में पर्याप्त मधुरता प्राप्त की जा सकती है, जिसके कारण इसकी बहुत कम मात्रा उपयोग की जाती है और इसलिए इससे प्राप्त कैलोरी अंश नगण्य होता है। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है 46.6% होता है।
नाइट्रोजन मिलता है। और यूरिया को कार्बामाइड भी बोलते हैं। यूरिया को हम लोग कार्बामाइड भी बोलते हैं। और इसका उत्पादन जो होता है अमोनियम साइनेट से होता है तथा द्रव अमोनिया तथा CO2 क्रिया द्वारा होता है। अमोनियम साइनेट से सबसे पहले यूरिया को किसने बनाया? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और कब बनाया ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट है बेंजीन, जिसको कि हम लोग C6H6 बोलते हैं। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसकी खोज सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने की थी। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रंजक, औषधियाँ, DDT आदि के निर्माण में किया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि C6 है तो C6 ऐसे सजा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। स्पेस का में सिर्फ जैसे नहीं लिखाई दे रहा है, आप लोग भावनाओं को समझेंगे। यहाँ भी H हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये BPSC क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है हमारे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है इसको, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में इसको भी काउंट करेंगे, इसको 1 2 और 3 को भी। चलिए देखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। टोटल हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। यह BPSC का क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुलक, पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर जो है पॉलीमर बनाते हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले भी इस पर चर्चा किए थे कि मान लीजिए ये एक मोनोमर, ये 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, 4 मोनोमर, 5 6 7 और ये 7 मोनोमर एक साथ मिलकर के पॉलीमर कहलाए। ये जो पॉलीमर है ये या तो नेचुरल भी होता है और मानव द्वारा निर्मित भी होता है। आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। प्राकृतिक बहुलक जो है स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, प्राकृतिक रबर है, ऊन है, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। संश्लेषित मतलब मानव द्वारा निर्मित बहुलक है, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरेलिन, ये सब क्या है? ये सब संश्लेषित बहुलक। प्लास्टिक, नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब प्लास्टिक एक बहुलक है जिसमें कि एथिलीन और प्रोपिलीन और इत्यादि ये सब क्या है? उसके आइसोमर है। प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर है जिसका कि आइसोमर एथिलीन है, प्रोपिलीन है, ये सभी। ताप के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर का जो उसको इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक पे, उसके आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है चलिए देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। इसका मतलब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया पढ़े थे। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? जिसको कि हम लोग वो पुनर्वस्था में आ सकता है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाने के बाद
फिर दूसरा अवस्था से पहली अवस्था की ओर लौट जाता है, उसको हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह थर्मोप्लास्टिक है। थर्मो मतलब थर्म मतलब गर्म करने के बाद वह एक नया आकार ले लेता है और पुनः उसको दोबारा गर्म करने के बाद पहले वाला आकार ले लेता है। इसका मतलब हम लोग थर्मोप्लास्टिक, जो भी थर्मोप्लास्टिक है उसको हम लोग एक आकार से दूसरे आकार में, दूसरे आकार से तीसरे आकार में भी ढाल सकते हैं। लेकिन वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात जहाँ आएगी, वहाँ हम लोग एक बार ही जो से बनाना बना लीजिए, दोबारा वो कोई मौका नहीं देगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने मुलायम हो जाता है, जिसे इसे इच्छानुसार आकार दे दिया जाता है, किंतु पुनः गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता। उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया बेकेलाइट, गिलिप्टन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। ये सब क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीप्रेपलिन। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉली लगा हुआ है, पहले पॉली जहाँ जहाँ लगा हुआ है, ये हम लोग ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक में ही आता है। कुछ उपयोगी प्लास्टिक पॉलीथीन या एथीन का बहुलक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन प्राप्त होता है, जिसे टेफ्लॉन भी कहा जाता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने में, रेनकोट, थैले, पर्दे, खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट, यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट करने पर वो दोबारा परिवर्तित नहीं होगा, जिसका निर्माण फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में और ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है रबर। रबर प्रत्यास्थता, विद्युत कुचालकता, जल प्रतिरोधकता इत्यादि गुण होने के कारण रबर अत्यंत उपयोगी बहुलक है। रबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबर, इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। हिबिया नामक वृक्ष के दूध के रूप में प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है संश्लेषित रबर, सिंथेसाइज रबर। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबर को संश्लेषित रबर कहते हैं। यह रबर क्लोरोपिन अथवा आइसोब्यूटाडाइन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? वह आइसोप्रीन का बहुलक है। वही संश्लेषित रबर क्लोरोप्रीन का बहुलक है। संश्लेषित रबर के मुख्य उदाहरण ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन है, थायोकोल रबर है इत्यादि। इनका विभिन्न औद्योगिक उपयोग होता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिसमें इसमें मजबूती आ जाती है और इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया को वलनीकरण कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक रबर में अगर सल्फर मिलाते हैं तो वह मजबूत हो जाता है, और इसकी इसी प्रक्रिया को वलनीकरण कहते हैं। आप लोग समझिए, कहीं पर अगर वलनीकरण आ रहा है, इसका मतलब है कि रबर में, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला दिया जा रहा है, और सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट है रेशा। रेशा विशेष प्रकार के बहुलक है जो लंबे धागों के रूप में होते हैं। रेशे प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशा के मुख्य उदाहरण कपास, सन, जूट, ऊन इत्यादि है। ये सब क्या प्राकृतिक रेशे है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख संश्लेषित रेशे, जिसमें कि प्रथम पॉलिस्टर आता है। पॉलिस्टर में पॉली प्लस एस्टर, ये दोनों शब्द से मिलकर के पॉलिस्टर बनता है। पॉली मतलब ये पॉलीमर है, और एस्टर मतलब ये एस्टर समूह का है। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप का ये मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ है। पॉलीमर का उपयोग जो है वस्त्र बनाने में, पर्दे इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग चुंबकीय रिकॉर्डिंग टैप बनाने में भी किया जाता है तथा सुरक्षा हेलमेट बनाने में भी किया जाता है। और पॉलिस्टर में अगर हम लोग कॉटन या ऊन मिला देते हैं, इसकी इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब इसका टिकाऊपन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पॉलीएमाइड। यह जो है पॉलीमर है किस समूह का? एमाइड समूह का। मोनोमर के बहुलीकरण से पॉलीएमाइड बनता है। पॉलीएमाइड ऐसे प्राकृतिक रेशे से भी बनाए जाते हैं। वैसे तो पॉलीएमाइड मतलब हम लोग कृत्रिम समझेंगे, लेकिन पॉलीएमाइड जो है प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, जिसमें कि ऊन आ गया, सिल्क आ गया। ये सब प्राकृतिक पॉलीएमाइड के उदाहरण है। वास्तव में ये एक प्रकार के प्रोटीन है। ऊन और सिल्क क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन है। पॉलीएमाइड श्रेणी का प्रमुख संश्लेषित रेशा नायलॉन है। पॉलीएमाइड श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? सबसे प्रथम
संश्लेषित रेशा नायलॉन आता है और यह प्रथम बार भी कृत्रिम रूप से बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से प्रथम बार कौन सा रेशा बनाया गया, तो वो हम लोग का नायलॉन होगा। नायलॉन का भी एक प्रमुख प्रकार है जो कि नायलॉन सिक्स है, नायलॉन सिक्स है, नायलॉन सिक्स सिक्स है, उसके बाद नायलॉन थ्री सिक्स है, जिसमें कि नायलॉन सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग हम लोग रस्सी, टायर आदि बनाने में किया जाता है। वहीं नायलॉन सिक्स सिक्स का उपयोग ब्रश में, कपड़ा है, गलीचे है, चादर इत्यादि बनाने में किया जाता है। उसमें नायलॉन नेक्स्ट नायलॉन थ्री सिक्स, जो कि नायलॉन थ्री सिक्स जो है ये बायोडिग्रेडेबल रेशा है। नायलॉन सिक्स बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हम लोग कैप्रोलैक्टम का प्रयोग करते हैं। यह जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यह बिहार दरोगा मेंस 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नायलॉन सिक्स बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा कैप्रोलैक्टम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोयला। कोयला के हम लोग चार प्रकार याद रखेंगे। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। इसका हम लोग ABLP एक निमोनिक से याद करेंगे। पहला लेटर A, दूसरा लेटर B, तीसरा लेटर L तो चौथा P। ABLP एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट 90 से 80% तक इसमें कार्बन मौजूद होता है और बिटुमिनस में 75 से 85%, लिग्नाइट में 60-70% और पीट में 50% से कम रहेगा तो पीट होगा। सबसे खराब कोयला पीट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस को C3C4 हाइड्रोकार्बन अर्थात प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवित करके घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन रूप में प्रयोग में लाने के लिए इसे सिलेंडरों में भर कर रखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें मरकैप्टेन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाते हैं, जिससे लीकेज का पता लग सके। मरकैप्टेन सल्फर युक्त हाइड्रोकार्बन है। हम लोग के गैस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है वो बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन निकलने से कोई गंध ही नहीं निकलती, जिससे हम लोग को पता ही नहीं चलता कि गैस भी बाहर निकल रही है। इसलिए इसमें मरकैप्टेन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिला दिया जाता है, जिससे कि गैस लीक होता है तो पता चलने लगता है हम लोग का गैस लीक हुआ है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्रव पेट्रोलियम ईंधन को क्रूड तेल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव है जिसको प्रवाही आसवन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है क्रूड ऑयल जो है वो नेचुरली जो हम लोग को मिलता है वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल से ही हम लोग केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब बनाते हैं। कौन सी विधि से बनाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से बनाते हैं। नेक्स्ट है गैसोलीन या पेट्रोल। गैसोलीन पेट्रोलियम क्रूड तेल से प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों इत्यादि में ईंधन के रूप में करते हैं। इसमें ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज में डाल दिया कि गैसोलीन या पेट्रोल। गैसोलीन जो होता है उसी को हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। गैसोलीन जो होता है वो क्रूड तेल से, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्रूड तेल से प्रभाजी आसवन विधि से हम लोग केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सभी प्राप्त करते हैं। हम लोग क्रूड तेल से प्रवाही आसवन की विधि से पेट्रोल या गैसोलीन प्राप्त करते हैं और गैसोलीन का प्रयोग हम लोग क्या ईंधन के रूप में करते हैं और इसमें ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं। ऑक्टेन संख्या जिसका जितना अधिक होगा वो पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी, इसलिए ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट मिला देते हैं। अब देखिए एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाने के लिए क्या क्या करते हैं। गैसोहोल जैसे 90% शीशा रहित, मतलब वैसा पेट्रोल जिसमें कि शीशा नहीं हो, 90% शीशा रहित पेट्रोल और 10% अल्कोहल मिला देने से गैसोहल बनता है और अल्कोहल को मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब अल्कोहल जो है एंटी नॉकिंग एजेंट है, अतः इसमें लेड का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेड एक भारी धातु जो पर्यावरणीय रूप से ज़्यादा हानिकारक है। लेड के बिना हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट बनाते हैं अल्कोहल डाल करके। नेक्स्ट देखिए बायोडीजल। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रवाही आसवन से बायोडीजल प्राप्त होता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि क्रूड तेल से हम लोग डीजल प्राप्त करते हैं, केरोसिन और पेट्रोल प्राप्त करते हैं, लेकिन जैविक जितने भी जैविक स्रोत हैं उससे प्रवाही आसवन विधि से हम लोग बायोडीजल प्राप्त करते हैं। बायोडीजल हम लोग केनोला, जेट्रोफा और सेलिकोर्निया आदि पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित डीजल या ग्रीन डीजल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक।
सोप एवं डिटर्जेंट। सोप क्या है? सोप जल में घुलने वाला लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं। साबुन जो जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटासियम के लवण होते हैं। और वैसा साबुन जो कि सोडियम युक्त होता है वो कठोर होता है और पोटासियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जो होता है जंतु के चर्बी से होता है या वनस्पति तेलों से होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है यह किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस पर थोड़ा देर पहले हमने इसके बारे में बताया था। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह कौन सा विक्रिया है? नेक्स्ट है डिटर्जेंट। यह लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यह जो सोडियम और पोटासियम के लवण होते थे यह अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। इसका उपयोग जो जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है, शैम्पू व कपड़ा धोने में होता है। धन्यवाद।